अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मईशत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज से हम नबर्द आज़मा ज़रूर हैं, लेकिन गुज़िश्ता यानी 5 रोज़ के अंदर जो हमने देखा 4 रोज़ पर मबनी दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान में, जहाँ पर फिर गुज़िश्ता रोज़ हमने वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आला सतह की अस्करी और मिलिट्री बैठक हुई, सिविलियन बैठक हुई, जिसमें कई फैसले भी लिए गए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि भारत की जानिब से जो दहशतगर्द हैं उनको फ़ंड भी किया जा रहा है और अफ़गानिस्तान में ये दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं जहाँ से पाकिस्तान पर ये हमले करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें मज़ीद खारजी हाथ भी मुलव्विस हैं। बहरहाल आज भी हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम दहशतगर्दों को जब तक जहन्नुम वासिल नहीं किया जाता, यानी उनका अंजाम तक ये जो ऑपरेशंस हैं वो जारी रहेंगे। ऑपरेशंस की तफसीलात भी आज जारी की गई हैं। लिहाजा बलूचिस्तान की जो वाक़यात हैं अमन व अमान के, सिक्योरिटी के, ये इंतहाई गंभीर नज़र आते हैं। इस पर बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत हो या फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी हुकूमत जब बैठती है तो बलूचिस्तान में एक ही आवाज़ आती है कि इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के मसले को शायद संजीदा नहीं लिया जाता। इसमें कितनी हकीकत है और अब जो फैसले हुए हैं उससे दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में कितनी सहूलत हासिल होगी। हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मलिक, कानून और इंसाफ के वज़ीर मुमलिकत। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं और जो ख़ुद सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, जो ब्रीफिंग हुई DGISPR की जानिब से, जिसमें बताया गया कि 42 जिसमें अहलकार भी थे, जिसमें शहरी भी थे, वो शहीद हुए और इसके अलावा 54 के करीब जो दहशतगर्द थे वो उस वक्त की जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी रवां हफ्ते जब उन्होंने की थी तो उसका उन्होंने जिक्र किया था। आज मज़ीद दहशतगर्दों के हवाले से कि कितनों को मार दिया गया है उसके भी फिगर सामने आए हैं। लेकिन इस्लामाबाद में बैठी वफाकी हुकूमत को कुछ बहुत ही ज़्यादा संजीदा तौर पर सब कहते हैं कि कोई मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि वंस एंड फॉर ऑल इस दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में ख़त्म किया जा सके, क्योंकि वहाँ लोग बड़े परेशान हैं। वहाँ कौन सा जगह है अब जो हम आप कह सकते हैं कि जो एब्सोल्युटली जिसे कहा जाए कि सेफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहबा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। वी ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एंड ऑफ कोर्स एक मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच ही आपको चाहिए होगी। ऑफ कोर्स काइनेटिक ऑपरेशन इज़ देयर, द इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इज़ देयर। आज भी आपने देखा कि जो दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया वो भी फिगर्स आपके सामने आई। और जो कल प्रोविंशियल एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म भी थे और फील्ड मार्शल भी थे और कानून नाफिद करने वाले इदारे उनके एहलकार भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे और दीगर एवरीबडी हु इज़ इम्पोर्टेंट वाज देयर। नाउ हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स बगैर किसी तमहीद बांधे मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरह DGISPR साहब की प्रेस स्टेटमेंट थी और उसके साथ कल वज़ीर आज़म की जो वहाँ पे एपिक्स कमेटी उन्होंने चेयर की, तो बिल्कुल भारत जो है वो खौफज़दा है। भारत अपने प्रॉक्सीज़ के थ्रू जो है पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी कामयाबियां हैं, पाकिस्तान की जो सफारती कामयाबियां हैं वो उसे हज़म नहीं हो रही। और अब आप ये देखें कि वो इस तरफ जो है एक डाइवर्ट करना चाहता है तमाम तर मामले को। ये उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, उसको फिर जो है धूल चाटनी पड़ेगी, फिर उसको जो है नाकामी का सामना होगा। और एंड ऑफ कोर्स देयर इज एम्पल एविडेंस, देयर इज एम्पल एविडेंस एंड आई हैव आल्सो सेड दिस इन वन ऑफ द शोज दैट अब ये वक्त है जब इस्लामाबाद में तो खैर एनी केस हम बहुत संजीदा हैं सारे मामले पे, और डॉजियर्स की तरफ भी जो एक नापाक चेहरा है भारत का वो उससे बिल्कुल पर्दा हटाने की ज़रूरत है और दुनिया पूरी को बताने की ज़रूरत है। जब अमेरिका में, कनाडा में आपके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है कि भारत किस तरह ऑपरेट करता है और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किस तरह करता है, रियासती जो दहशतगर्दी है। बिल्कुल आपने सही कहा। और देखें जो इस वक्त पाकिस्तान ने पोजीशन डिप्लोमेटिक अरीना में हासिल की है, जब आपके पास आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल ऐसे एविडेंस मौजूद है, तो यही वक्त है कि आपकी हुकूमत को इस वक्त इसको इंटरनेशनल अरीना में कनाडा की तरह लेकर जाना चाहिए, विच इज़ एन इररिफ्यूटेबल एविडेंस, ताकि ये आप लोग बेनकाब कर सकें कि ये भारत चाहता क्या है।
देखिए, बिल्कुल दुनिया पूरी उनको बेनकाब कर रही है, चाहे वो अमेरिका के हवाले से हो, जिस तरह उनके ताने-बाने और 24 जो क्रिमिनल उनके हार्डन क्रिमिनल्स थे, उनका लिंक जो है इंडिया से निकला। इसी तरह जो नज्जार की किलिंग थी कनाडा में, उसके इररिफ्यूटेबल एविडेंस मिला कि वो वहाँ से अपनी एम्बेसी के थ्रू ऑपरेट कर रहे थे और वहाँ पे उनके जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और जो दहशतगर्द उन्होंने कनाडा की सरजमीन पे लाए हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान का केस भी एग्जैक्टली यही है कि थ्रू दिस ट्रेचरस ट्रेन जो केपी और बलूचिस्तान के बॉर्डर की साइड है, जो अफगानिस्तान की साइड से, वहां पे जो एक इलेजिटिमेट अफगान तालिबान रजीम है जिसके साथ वो एंगेज कर रहे हैं और एंगेज करके उनको ना सिर्फ पैसे बल्कि असले के साथ और ट्रेनिंग्स के साथ जो है वो उस ट्रेचरस ट्रेन से पहाड़ों से, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट टेरेन है, वहां से वो जो है एंट्री उनकी होती है और यहाँ पे जो लोकल कह लें BLA BLF इस तरह के जो फैक्शंस हैं, FAK है, फितनतुल ख्वारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, ये मिलके जो है ये इनकी जो नापाक कोशिश है ये कभी कामयाब नहीं होगी। एंड ऑफ कोर्स अ स्टर्न एक्शन has been taken today and as of yesterday as well with regards to जितने भी ये दहशतगर्द थे उनको जहन्नम रसीद किया गया, but that alone is not enough and we have to raise our voice and we have to bring this into the international arena. हमें लाने की जरूरत है और हम लाएंगे, जिस तरह एक दफा पहले भी आपको याद होगा, नहीं, जिस तरह आप लोग इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि फिर और बिल्कुल हमें पहले अच्छी तरह कुलभूषण यादव याद है, इसी तरह से ये ही वक्त है कि फिर भारत के चेहरे को बेनकाब सबूत के साथ किया जाए, क्योंकि जो हमारी अस्करी पूरा विंग है या अस्करी क़यादत है वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, काइनेटिक ऑपरेशन भी हो रहे हैं, वो IBO भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। अब सिविलियन गवर्नमेंट ने ये काम करना है डिप्लोमेटिक अरीना में, तो आई एम श्योर यू आर एट इट। एक और चीज़ जो अपोजिशन इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद ने खुसूसन PTI की क़यादत के अंदर ये बलूचिस्तान के ऊपर एक पूरा इजलास हुआ, ऑल पार्टीज जिसमें JUI भी थी, जमात इस्लामी भी थी और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो भी थे। वो कहते हैं कि मुख्तलिफ जो बयानात हैं उनके वो नाराज़ नज़र आए, यानी उन्होंने तनकीद की तो वफाकी हुकूमत पर की या फिर वहाँ की सूबाई हुकूमत पर की। वो कहते हैं कि एक रास्ता जो है वो मुज़ाकरात का भी है, यानी बातचीत के ज़रिए मसले के हल निकाले जा सकते हैं, निकालने चाहिए, क्योंकि जो बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं वहाँ से भी अगर कोई आ रहा है तो फिर ये सवाल उठेंगे। नहीं, देखें, जो मेन पॉइंट्स हैं बॉर्डर्स के, जो बॉर्डर क्रॉसिंग के पॉइंट्स हैं वो तो डेफिनेटली बंद हैं एंड ऑफ कोर्स उसमें कोई आमदरफ्त उस तरह नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जो ट्रेचरस ट्रेन है, जो माउंटेन्स हैं, वहाँ से अगर जो आमदरफ्त है वहाँ पे ये बिल्कुल फर्दर तो मुज़ाकरात के हवाले से आप समझते हैं कि होने चाहिए या वहाँ की लीडरशिप समझती है कि मुज़ाकरात को भी एक चांस देना चाहिए, क्योंकि एक मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है ना, एक तरफ काइनेटिक है। आप ठीक कह रही हैं बिल्कुल, लेकिन वो पीछे भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले थ्रू आवर ब्रदरली नेशन चाइना के थ्रू जो है वो मुज़ाकरात का कुछ अमल चला था, लेकिन बावजूद इसके कि कतर ने उनको कह दिया, चाइना ने उनको कह दिया, दीगर ममालिक ने उनको कह दिया कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे या नहीं आपको इस्तेमाल होने देनी चाहिए, वहाँ पे वो ट्रेनिंग बेस कैंप्स नहीं होने चाहिए, वहाँ पे आप जो उनकी ना सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उनको असला फराहम करते हैं वो मत दें, आप उनको ये इजाज़त मत दें कि वो आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाएं। लेकिन बावजूद इसके कि बारहा दफा इन दोस्त ममालिक की तरफ से भी कहा गया, आज दिन तक they stop for a little while and then they go on and continue. So this needs to be put a stop once and for all. And of course, then we've gone all out and we've gone full out with our approach. जो You mean towards अफगानिस्तान की तरफ भी वो जो हमें नजर आई, लेकिन आपको याद होगा DG-ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से थी, बहुत पहले का मैं जिक्र कर रही हूँ, माजी मतलब बहुत पहले, मतलब सालों पहले नहीं, इसी साल का जिक्र है, जिसमें उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल सही बात कही, गवर्नेंस बड़ा मैटर करती है। किसी भी काइनेटिक ऑपरेशन में गवर्नेंस में मैटर करती है। आपके लोग खुश नहीं हैं, आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, आपके दूसरे हालात लोगों के ख़राब हैं, तो फिर इसी तरह वो दहशतगर्दी में चले जाते हैं, क्योंकि वो बड़े आराम से जो है उनको बुला लिया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या आज आप ये कह सकते हैं बैरिस्टर साहब कि बलूचिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है वहाँ गवर्नेंस के मसाइल नहीं हैं, उन्होंने बिल्कुल सही तौर पर वो डिलीवर कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान?
नहीं, गवर्नेंस गैप ज़रूर हैं और मुझे बिल्कुल इसमें कोई आड़ नहीं है। अगर गवर्नेंस गैप्स ना होते और नेशनल एक्शन प्लान 2.0 पे जो तमाम सियासी जमातें जिस पे मुत्तहद थीं, उस 14 नुकात जो उस नेशनल एक्शन प्लान में हैं, उन पे अगर फुली इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही होती, उस पे काम हो रहा होता, बिकॉज़ इट्स नॉट जस्ट द फेडरेशन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अब उसके फेडरेशन के साथ-साथ सूबे की भी तो ज़ाहिर है उतनी ही जिम्मेदारी भी है। ज़्यादा ज़िम्मेदारी सूबे की ज़िम्मेदारी है। तो उस पे कहीं न कहीं देखें कुछ ना कुछ तो कोताही बरती गई होगी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान, और फिर ही गवर्नेंस का इशू आया। अब ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, जिस तरह एसपी ज़ियारत जो है वो सस्पेंड हुए और एक कमेटी फॉर्म की गई। दिस नीड्स टू बी प्रोब्ड एंड दिस नीड्स टू बी सीन कि अगर कोई लैप्स हुआ है खुदा न खास्ता तो वो कहाँ पे लैप्स हुआ है, इवन दो वी नो कि इसके ताने बाने कहाँ पे मिलते हैं, कौन इसकी कहाँ से इसकी इन्वॉल्वमेंट है, कौन इसको पुष्पनाई कर रहा है, और ये तमाम चीजें तो वाज़ेह तौर पे एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं। सही। बट देन ये स्टैंड अलोन इंसिडेंट था या दिस वाज पार्ट ऑफ समथिंग समथिंग बिगर? ओके, ये चलें, अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आते हैं उस मामले पे जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जिसके हवाले से बड़े लोगों ने तनकीद भी की, सोशल मीडिया पर भी। तलाल चौधरी साहब ने भी ब्लू पासपोर्ट का जिक्र किया कि वो नहीं मिल सकता। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कानून और इंसाफ आप बेहतर समझते हैं, ब्लू पासपोर्ट की क्या मजाज मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं हैं अक्रॉस पाकिस्तान? देखें, जहां तक मैं ब्लू पासपोर्ट के या पासपोर्ट रूल्स की बात करूं, क्योंकि उन पासपोर्ट रूल्स के अंदर ही तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं और उनमें वाज़ेह तौर पे मेंबर नेशनल असेंबलीज को, सेनेटर्स को ब्लू पासपोर्ट मिलता है, और जो मेंबर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं फॉर द टर्म उनको बिल्कुल ज़रूर मिलता है। इट्स नॉट अबाउट द ब्लू पासपोर्ट। ब्लू पासपोर्ट तो कभी इन क्वेश्चन था ही नहीं, उसको चलें अब वो लाइफ टाइम पे भी मैं नहीं जाता, लेकिन इशू ये है कि दिस जो आपने एक आपकी पोजीशन थी, एंड दिस हैज बीन पीटीआई's लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, उस पे तनकीद हो रही है। बाकी तो एक पूरा प्रिविलेज पैकेज दिया गया, उसकी कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं करता कि 560 रुपए का टोल टैक्स जो है पेशावर से इस्लामाबाद आने के लिए वो देने से वो कासिर हैं। उसके बाद फिर कोई बात नहीं करता कि 8 लाइसेंसेस गैर ममनू असले के वो लेना चाहते हैं, कौन से बॉर्डर पे जंग लड़ने जाएंगे। फिर आपने फर्स्ट और बिजनेस क्लास, एज मिनिस्टर्स वी आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल फर्स्ट और बिजनेस क्लास। हम तो इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं और हमें 3 और 4 स्टार होटल में जो है ऑस्टेरिटी मेजर्स की पेश नजर हम रहते हैं। एवरी टाइम वी गो एंड रिप्रेजेंट आवर कंट्री, हम ऑफिशियल काम से जाते हैं। तो यहाँ पे तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ने मतलब एक अंधेर नगरी जो है वो लग चुकी है। सर, कुछ अंधेर नगरी सिंध और पंजाब असेंबली में भी है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगी। उसके साथ फिर मुलाजमों के लिए 2 मुलाजिम भी साथ जाएंगे, उनको इकोनॉमी क्लास में जाएंगे, फिर उनके भी मतलब आर वी लिविंग इन अ वेलफेयर स्टेट? नादिया नकी साहिबा, मुझे मैं तो पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों की बिलशमूल, अगर आपको भी मराहत मिलती है ना, माजरत के साथ मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन लेकिन यकसा निज़ाम होना चाहिए ना। अब अगर सिंध की तरफ हम आ जाएं, उनका जो मेंबर्स प्रिविलेजेस अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, वो प्रोवाइड करता है हर एमपीए एंड फॉर्मर एमपीए इज आल्सो एंटाइटल्ड टू एन ऑफिशियल ग्रेटिस पासपोर्ट फॉर लाइफ। Their privilege extends to the spouse and dependent children under 18 years of age, subject to the rules of the federal government. चलें, अगर कभी आपने इजाज़त दी फेडरल गवर्नमेंट ने या नहीं दी। इसी तरह पंजाब में है, पंजाब का भी जो एक्ट है उसके अंदर भी ये कहा गया है, सर्विंग मेंबर ऑफ द पंजाब असेंबली एमपीए इंटाइटल्ड टू एन ऑफिशियल पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट. A former member is also entitled to an official passport. And of course, so many of the former members, they are not entitled to, and they haven't actually had. चलिए कोई बात नहीं, नहीं होंगे, लेकिन हाजिर सर्विस बड़ी चीज होती है सर। हाजिर सर्विस की तो मतलब सलाम, दुआ, वीआईपी लॉन्च। तो मैं इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या उनको दिया जाएगा, या जस्ट बिकॉज एक आप कह लीजिए कि वफाकी हुकूमत की जो पार्टी है और पीटीआई ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत वहाँ कर रही है, इस टसल की वजह से वो ब्लू पासपोर्ट का मसला है? नहीं, ये टसल नहीं है, और मेरे ख्याल से अगर पैरिटी कोई डिस्पैरिटी है उसको बिल्कुल दूर होना चाहिए, एंड आई थिंक विद इन द गिवन मींस बिल्कुल जरूर दूर होना चाहिए। उनका भी इस्तेकाक है, उनके भी प्रिविलेजेस हैं, बट मेरी तो एक जनरल प्रिंसिपल पोजीशन है कि हम कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। हम यकीन करें कि IMF से पैसे आते हैं तो मुल्क का बजट बनता है और फिर गुजारा करना पड़ता है, और यहाँ पे इस तरह की शाह खर्चियाँ, इस तरह के जो है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, वी रियली नीड टू टेक अ स्टैंड
on these issues as well, because یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے بالکل عوامی نمائندے بن کے آئیں, عوام کی ریپرزنٹیشن کے لیے آئیں, عوام کی کے لیے جو ہے آپ نے قانون سازی کرنی ہے, ان کے مفاد میں قانون سازی کرنی ہے, ان کی بہتری کے لیے قانون سازی کرنی ہے. یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے, یہاں تو اپنے ہی پرکس اینڈ پریویلیجز ختم نہیں کیے جا رہے یا ہو نہیں رہے اور مزید ان کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اگر ڈسپیرٹی یہیں پر آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کی جماعت کے لیڈر ہمیشہ اس کے خلاف رہے, یعنی عمران خان صاحب, اور اب کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی نا, تو وہ یہ سب کر رہے ہیں, کرا دیں ملاقات تاکہ پھر وہ فکس کر دیں گے سب کو. نہیں ملاقات کیا, وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جی ہم تو آئے ہیں اسمبلی میں اور ہماری حکومت ہے تو ہم عمران خان کا نام لے کے آئے, عمران خان کی ووٹ لے کے آئے. اگر واقعی عمران خان کی ووٹ اور اس کے نام لے کے آئے ہیں تو وہ اس پارٹی کے ساتھ اگر منسلک ہیں, اس کا منشور کیا تھا, اس کا دیکھیں نا, پاکستان تحریک انصاف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی تھی, وی آئی پی کلچر ختم کرنے کی بات کرتی ہے, موروثی سیاست ختم کرنے کی بات کرتی ہے. جی میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ پارٹی جس کے اتنے ٹال کلیمز تھے, اس کو اب دیکھیں تو وہ کس ڈگر چل پڑی ہے, اور یہاں پہ ملاقات کروا دیں تو کیا رائے راست پہ لے آئیں گے ان کو 804 ان کو؟ مجھے نہیں لگتا. یہ بیسکلی پوری جو ایکسرسائز کی گئی ہے اس حوالے سے پرکس اینڈ پریویلیجز, یہ پورا پریویلیج پیکج تھا جو کہ 3 مختلف بلز تھے, اور اس میں جو ہے اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کو سامنے رکھا گیا. تنقید زیادہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو نعرہ تو کچھ اور لگاتی تھی, کر کچھ اور رہی ہے, اور اب عوام کے سامنے کھل کے جو ہے ان کا پردہ فاش ہو چکا. تو آخر میں یہ تو بتا دیجئے کہ کیا بلو پاسپورٹ ان کا اپروو کیا جائے گا, اف اٹ گوز ٹو, کیونکہ شوکت یوسف زئی اب کہتے ہیں نا کہ تو وفاقی حکومت کو ہم درخواست دیں کہ یہ ان کی مرضی ہے, ظاہر ہے وہ پروسیس ہے. بالکل ٹھیک, وہ بالکل ٹھیک انہوں نے کہا, کیونکہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, اور بالکل اس کو منسٹری آف انٹیریئر دیکھ رہی ہے, کیونکہ ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ جو ہیں, یہ ڈائریکٹریٹ آف امیگریشن پاسپورٹس, وہ ان کے ماتحت ہے, اور یہ منسٹر آف انٹیریئر یا اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کی اس درخواست پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا, بیکاز اب میں تو منسٹر آف انٹیریئر میں نہیں ہوں, تو میں اس پہ آپ کو کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا. تو سر پھر بلدیاتی انتخابات کے بارے میں بتا دیں جو اسلام آباد میں ہونے ہیں, اور وہ ہمیشہ بیچارے نہیں ہو پاتے. آج الیکشن کمیشن نے جو سماعت کی ہے اس کے اندر انہوں نے 2 ہفتوں کا وقت وفاقی حکومت کو دیا ہے کہ وہ جو سمری جس کے اندر آپ لوگوں نے یونینز کی جو حد بندی ہے یا جو اس کی ڈیمارکیشن ہے, اور یہ والے جو ٹاؤنز کی بھی ہے, اس کی سمری بتایا گیا تھا کہ وہ پیش ہونی ہے, کابینہ نے اپروو کرنی ہے, تو اس کے لیے اب انہوں نے 2 ہفتے دیے ہیں. سو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے, لیکن کیوں ایسا لگتا ہے, آئی مین آن دا فیس آف اٹ ایسا لگتا ہے کہ وفاقی حکومت انٹرسٹڈ نہیں ہے بلدیاتی انتخابات کرانے میں, ٹھیک اسی طرح جیسے پنجاب میں نہیں ہے, تو وہ ایک پی ایم ایل این کوٹ ان کوٹ آ جاتا ہے کہ پی ایم ایل این نہیں کراتی ہے بلدیاتی انتخابات. نہیں دیکھیں, پی ایم ایل این کی ہی حکومت تھی پنجاب میں بھی 2015 میں, اور اسلام آباد میں بھی, وفاق میں بھی, اور پی ایم ایل این نے ہی 2015 میں آخری بلدیاتی الیکشن کروائے تھے. اینڈ آف کورس اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ ڈیلے کا شکار ہوئے ہیں. اس میں کچھ پیچیدگیاں قانون سازی کی تھیں, کچھ ڈی لمیٹیشنز ہلکا بندیوں کی تھیں, بٹ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں آج بھی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر, بیکاز ہماری لا منسٹری کا ایک بل تھا اس میں کرمنل پروسیجر کا, لیکن اس کے ساتھ اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے بھی وہاں پہ ایک بل تھا, اور اس میں ہم نے تو ان کو بالکل ایڈوائز کیا ہے, ہم نے کہا بالکل یہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے آپ کو کرانے ہیں, اور الیکشن کمیشن نے بھی یہی بات کی ہے, اور اب ہو جانے چاہیے, کیونکہ جو ایک نیا ماڈل کہا جا رہا ہے کہ ڈی سی کے طرز پہ یا کینبرا کے طرز پہ یا فیڈرل ٹیریٹری جو ہے اس کے طرز پہ ان کی اگر لیجسلیٹو اسمبلی آنی ہے تو اس میں تو پھر قانون سازی درکار ہوگی. لیکن if the current legislation in its current shape and form, اگر اس پہ ہی آگے پروسیڈ کرنا ہے, اور یہ لیجسلیٹر کی جو ہے وہ رائے ہوگی, جو سوچ ہوگی, اس سے آگے دیکھیں کیا نیا نظام آئے گا, جو ایک وائٹ پیپر کہہ لیں یا ایک پروپوزل ہوا تھا احسن اقبال صاحب کی طرف سے, اس پہ جانا ہے یا ایگزسٹنگ پہ جانا ہے. we'll still have to see this. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب for being with us on the show. یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. بلوچستان اس وقت پھر دہشت گردوں کے دہانے پر, لیکن 4 روز میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جس کے بعد گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور سی ڈی ایف فیلڈ مارشل along with other officers ایک صوبائی ایپیکس کمیٹی کا نیشنل ایکشن پلان کی اجلاس ہوا اعلیٰ سطح کا, جس میں کئی فیصلے لیے گئے, اور آج دن بھر آپ کو آپریشن کے حوالے سے خبریں بھی ہوئیں, جس میں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کیا گیا ہے. لیکن جو 4 روزہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں 42 افراد جس میں عام شہری اور سیکیورٹی اہلکار شامل تھے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس بریفنگ بھی کی تھی رواں ہفتے, جس کے بعد بھی جب کوئٹہ کا وزٹ ہوا
वज़ीर आज़म का, तो उसके बाद ये फैसले भी लिए गए हैं। बिल्कुल वाज़े तौर पर उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें भारत मुलव्वस है और तमाम तर दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गान सॉइल से ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरा, खारजियों का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन साथ ही उनका ये कहना था कि और भी यानी बैरूनी हाथ इसके अंदर मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म का ये कहना था, लेकिन उन्होंने ये ना बताया कि वो कौन से और बैरूनी हाथ हो सकते हैं। बलूचिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार क्वेटा से हमारे साथ सैयद अली शाह साहब मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाह साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, जो मुहर्रकात हैं, जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में हुई है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन आज यानी कल के इजलास के बाद जो फैसले लिए गए, उस तनाज़ुर में आज जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, पहले तो वो बताइए कि क्या कोई ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है या अभी भी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में है या पूरे पाकिस्तान में जहां पर भी दहशतगर्द होते हैं, किए जाते हैं, उसी किस्म का एक और ऑपरेशन है ये? बहुत शुक्रिया नादिया। जहां तक ऑपरेशंस की बात है, तो अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी सोर्सेज से एक खबर आई है कि 5 जुलाई से लेके अब तक 75 टेररिस्ट किल्ड। ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, पश्तून डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहां पर इस तरह की खबरें आई है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, इनका सिलसिला यकीनन जारी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने बलूचिस्तान को, जाहिर है बलूचिस्तान के इश्यूज बड़े कॉम्प्लेक्स है और ये अभी से नहीं है, तो अभी तक जाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस है उसके जरिए जो है बलूचिस्तान को डील किया जा रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, अभी तक तो ये सिलसिला है। लेकिन जाहिर है गुज़श्ता 2 दहाइयों से ज़ायद का अरसा हो चुका है, बलूचिस्तान जो है बम धमाके, रॉकेट हमले, अगवा बराए तावान, ये जो वाकयात है इनका ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। पहले ये था कि जी खुजदार में प्रॉब्लम है, गवादर में प्रॉब्लम है, या डेरबुक्टी में है, या कोलू में है। अब बलूचिस्तान के बहुत कम अजला रह गए जहां पर इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर रुनमा नहीं होते हैं। तो ये यकीनन जाहिर है हमेशा यही होता है, यहाँ पर इस तरह की मीटिंग्स यकीनन यहाँ पे होती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, फील्ड मार्शल साहब और दीगर जो सिविल और मिलिट्री जो हाई अप्स है, दे पुट देयर हेड्स टुगेदर टू फाइंड सॉल्यूशन। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान जो है, यहाँ के जो इश्यूज है उसको उस तरह पॉलिटिकल तरीके से भी डील किया जाना चाहिए। जहां पर फोर्स की जरूरत है फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन पॉलिटिकल मींस जो है उनको भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी सरफराज बुगटी साहब की अगर मैं हुकूमत का जिक्र करूं, अभी अब से अगर मैं गलत ना हूं टाइमलाइन पर, तो 2 हफ्ते कबल की बात है जब कराची से एक कपल जाता है 2 बच्चियों के साथ, और वो क्वेटा से फिर भटक जाता है, किसी और रास्ते चला जाता है, और जिस तरह से फिर वो दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनता है, उससे ये समझ में आता है कि बलूचिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल है वो किस कदर ख़राब है। तो मेरा सवाल यही है कि सरफराज बुगटी साहब जब से आए हैं, उनके जो मीडिया के मुशीर हैं वो कहते हैं कि हमने अपना भी एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान, एक तो है ही नेशनल एक्शन और प्रोविंशियल एक्शन प्लान है, लेकिन हमने उसको पूरा सही किया है ताकि वो जो जिसे कहते हैं ना कि अब जो होगा वो नहीं होगा। और ये बात जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद है। लेकिन माजरत के साथ बलूचिस्तान में एक बड़ा वाक़या होता है, एपिक्स कमेटी की मीटिंग होती है, नए फैसले होते हैं, और हर 1-2 माह बाद हम देखते हैं कि सिस्टमैटिकली बलूचिस्तान के एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दहशतगर्द बैक वक्त अगर नहीं तो एक के बाद एक वो अटैक करके अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, अपनी फोर्स भी दिखाते हैं। तो बुगटी साहब का कहाँ फेलियर है इसमें? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा 2 इयर्स बैक 25 और 26 अगस्त 2024 ये पहला स्ट्राइक था, बड़ा अपसेट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए। आपने देखा कि बलूचिस्तान के 10 अजला में बैक वक्त हमले किए गए। आपको पता है कि मुसाखिल में पैसेंजर जो है मुसाफिर, वो गोलियों का निशाना बने। उस वक्त से लेके फिर हमने कहा शायद ये एक स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत खामोशी होगी। अब ऑन द ग्राउंड सिटिंग इन क्वेटा, मैं आपको बता सकता हूं, क्वेटा टू कराची हाईवे
محفوظ نہیں ہے. آئے روز یہاں پر اس طرح کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. عام آدمی کا ٹریول کرنا جو ہے ایک عذاب بن گیا, انتہائی مشکل بن گیا ہے. آپ کراچی بائی روڈ نہیں جا سکتے. اسی طرح کوئٹہ ٹو جیکب آباد ہائی وے بلوچستان کو سندھ سے ملانے والی جو شاہراہ ہے, ماؤنٹینیس بولان ویلی سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. یہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ ٹو تفتان یعنی پاکستان کو ایران سے ملانے والی شاہراہ, اس پہ پرابلم ہے. اسی طرح کوئٹہ ٹو, یہ تھوڑا سا میں آپ کو ایک میپ دے رہا ہوں, کوئٹہ ٹو چمن ہائی وے, آئے روز قلعہ عبداللہ ایک ٹربل ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پر ٹرائبل ڈسپیوٹس ہے, آئے روز یہاں پر شاہراہوں کو بند کیا جاتا ہے. اسی طرح کوئٹہ ٹو اسلام آباد ہائی وے ہے, آپ کو پتا ہے دانسر ہے, دوسرے علاقے ہیں, یہاں پر جو ہے ہمیشہ اس طرح کے ناخوشگوار واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. اب بلوچستان میں عام آدمی ایک اذیت میں مبتلا ہے. آج جب میں آپ سے بات کروں, میں نے کل چیک کیا تھا, کسی دوست نے اسلام آباد جانا تھا, کوئٹہ ٹو اسلام آباد جو فیئر ہے ایئر ٹکٹ پتہ ہے 1 لاکھ روپے سے زائد ہے. اب یہ صورتحال ہے. پہلے آپ دیکھیں انڈیکیٹرز دیکھیں بلوچستان کے, اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئر سے وہ جو پاپولیشن کاؤنسل نے ایک جو ڈیٹا تھا وہ ریلیز کیا تھا, 21 اضلاع پورے ملک سے لیے گئے تھے دی موسٹ بیکورڈ, تو اس میں 21 میں 17 کا تعلق بلوچستان سے. اب آپ یہ دیکھیں بلوچستان کی کل آبادی 5% سے بھی کم ہے, وہ 5% سے بھی کم اور 17 اضلاع, تو پھر آپ پاورٹی, ان امپلائمنٹ, غربت, بھوک و افلاس, اس کا ریشیو پھر آپ ملٹیپلائی کریں اور اس کو دیکھ لیں. شاہ صاحب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سید علی شاہ صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ نگار. بات ہو رہی ہے بلوچستان کے حوالے سے. آپ نے دیکھیں جو گھمبیر اور بڑی پیچیدہ اور بڑی الارمنگ سچویشن بتائی, کوئٹہ چمن, کوئٹہ تافتان, کوئٹہ کراچی, کوئٹہ جیکب آباد, کوئٹہ اسلام آباد, اگر اس پر ایک عام شخص ٹریول نہیں کر سکتا تو یقیناً 1 لاکھ کا ٹکٹ تو کوئی نہیں لے سکتا. اور اگر ٹرینیں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں, تو میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ وہاں پر جو بلوچستان کی حکومت ہے, اور وہ اسمبلی ایسی ہے جس میں تمام پارٹیاں سیم پیج پر ہیں, رائٹ, سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, وہاں کوئی ایک اپوزیشن ہے بھی نہیں, تو کیا وجہ ہے کہ یہ حل نہیں نکال رہے, یہ کام نہیں کر رہے, یہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے؟ دیکھیں جہاں تک بلوچستان گورنمنٹ کی بات ہے, ایک تو میں ذرا آپ کو بتا دوں, یہاں پہ جو مین سٹریم نیشنل لیول کی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN, ان دونوں کی مشترکہ گورنمنٹ ہے. 2-3 شخصیات جو ہے وہ باپ پارٹی نہیں تھی, آپ کو یاد ہوگا نادیہ, بلوچستان عوامی پارٹی, تو اس کی بھی 2-3 شخصیات ہے, باقی تو سارے آؤٹ ہے. اور جہاں تک اپوزیشن ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, نیشنل پارٹی ہے, almost friendly opposition ہے. That's what, there's no opposition there. انتہائی کمزور اپوزیشن ہے. دیکھیں جو کریٹیکل وائسز ہے, جو ڈیسنٹ وائسز ہے, they all are out. وہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے. تو اسمبلی ایسی ہومیوپیتھک اسمبلی اینڈ ہومیوپیتھک اپوزیشن تو زیادہ افیکٹیو نہیں ہے. تو there is no mounting pressure. اور دیکھیں ود ڈیو اپولوجی میڈیا بھی اس وقت بلوچستان پہ بات کرتا ہے جب یہاں پر دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے. بلوچستان کی گورننس کی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے, بلوچستان کی ایجوکیشن کی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے, بلوچستان کی جو اور محرومیاں ہیں یا ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. بس ونس ان ایئر جب خدا نخواستہ کبھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ رونما ہوتا ہے, کبھی مسافر. بالکل, لیکن شاہ صاحب جو اس وقت جو سٹرکچر آف حکومت ہے یا جو سٹرکچر آف نظام ہے اس ملک کے اندر, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ صرف یہ نہیں کرتی کہ وہ جو انہیں کام کرنا ہے وہ تو کر ہی رہی ہے, لیکن ساتھ میں انہوں نے پورے ملک پہ ایک نظر رکھی ہوئی ہے, جہاں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں, جہاں سویلین حکومت میں گورننس کے مسائل آتے ہیں اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لائک اٹس اے ویری سپورٹیو اسٹیبلشمنٹ آئی وڈ سے. تو کیا ابھی تک پریشر بگٹی صاحب پر کسی نے نہیں ڈالا؟ دیکھیں جب تک اسلام آباد پہ پریشر نہیں آتا اس وقت تک بلوچستان میں پیس جو ہے وہ نیکسٹ امپاسبل ہے. دیکھیں اس میں شک نہیں ہے, جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے میرے خیال میں یہاں پہ گورنمنٹ کا پرابلم ہے. دیکھیں نمائندہ اور اکاؤنٹیبل گورنمنٹ ہوتا تو پھر بلوچستان کی ایشوز حل ہوتے.
اب دیکھیں سینس آف ڈپرائیویشن ہے, احساس سے محرومی ہے, یہ تو بالکل جو پولیٹیکل سائنس کے جو اینتھروپولوجسٹ ہیں وہ صحیح اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. سینس آف ڈپرائیویشن جو ہے سینس آف ایلینیشن میں تبدیل ہوتا ہے, اور سینس آف ایلینیشن کے بعد کیا ہوتا ہے, یو نو بیٹر دین می. تو کہنے کا مقصد یہ یہاں کا عام باسی جو ہے اس کو آن بورڈ لینا چاہیے. دیر شوڈ ناٹ بی نیکسس between political and tribal elites of Balochistan and establishment of Islamabad. یہاں پہ کامن مین جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو اکموڈیٹ کرنا چاہیے. میں تقریر بہت زبردست کروں گا. نہیں شاہ صاحب, یہ وہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے حیرانگی کیوں ہوتی ہے کہ جب سے صحافت میں قدم رکھا ہے بلوچستان کے کمپلیکس مسائل ہیں, اتنی میں نے حکومتیں دیکھ لیں, لیکن بلوچستان کے مسئلے کے حل نہیں نکلتے. اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں معیشت میں کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہوگا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, لیکن خیر پھر بات بہت دور تک جائے گی اور وہاں تک ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن شاہ صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی گرینڈ آپریشن ان دی آفنگ ہے یا یہی IBO ہوگا؟ دیکھیں گرینڈ آپریشن تو اس طرح نہیں ہوگا جس طرح خیبر پختونخوا میں ہوتا رہا. میرا یہی آئی گیس کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ ہوں گے. ایک میں ضرور یہاں پہ بات کروں گا, دیکھیں all is not bad and all is not good, اس میں کوئی شک نہیں. ماضی میں دیکھیں نا سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان اس سے بہت زیادہ ڈس ایگریمنٹس کرے, وہ وہی باپ پارٹی سے تھا, اس کا صدر تھا, لیکن اس نے ڈیولپمنٹ کی جو انیشیٹیوز لیے, میں آپ کو بتا دوں, اس نے کوئٹہ شہر چینج کیا, اس نے گورننس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. یہ جام کمال خان ابھی فیڈرل منسٹر آپ کے پاس وہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے, بالکل یہ میں بتاؤں. اور سیکنڈ, ڈاکٹر مالک بلوچ دیکھیں نیشنل پارٹی کے سربراہ ہے, نو ڈاؤٹ سیاسی طور پہ بھی وہ ظاہر ہے اس کی ایک کریڈیبلٹی تھی. میاں صاحب نے چیف منسٹر بنایا تو ایک حد تک جتنی ان کی کیپیسٹی میرے خیال میں ہی ڈیلیورڈ. اس کے بعد پھر نو لائٹ ایٹ اینڈ آف دی ٹنل. بہت بہت شکریہ, آپ نے سب کچھ ہی کہہ دیا اس آخری جملے میں. بہت شکریہ سید علی شاہ صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو بات کریں گے ایران کے حوالے سے. ویلکم بیک. ایران اور امریکہ کے درمیان جو امن ہے اس وقت وہ مشکل میں ہے, اور ریجن کے جتنے بھی ممالک ہیں اور خصوصاً پاکستان اور قطر اس وقت ثالثی کا کردار بھی تیز کیے ہوئے ہیں. ڈپلومیسی بھی عروج پر ہے تاکہ کسی طرح سے دونوں اطراف کی تکنیکی ٹیمز جنہوں نے ہفتے 2 ہفتے میں ملنا تھا وہ اس بات پر راضی ہو جائیں. کیا ایسا ممکن ہو سکے گا یا پھر بھی فل سکیل جنگ کے آثار جو ہیں وہ ابھی تک ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں فارمر ایمبیسڈر ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس مسعود خان صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. مسعود صاحب, آئی تھنک جو MOU ہوا اس کے بعد جب سیز فائر ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ کہا تھا چھوٹی یہ اسکرمشز جاری رہتی ہیں, لیکن اس مرتبہ جو ہوا ہے یہ حالات تو کافی کشیدہ لگ رہے ہیں. سو ڈو یو اسٹل بلیو کہ جو MOU ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ صدر ٹرمپ نے بدھ کے روز تو یہ کہہ دیا تھا نا کہ ساری چیزیں ختم and they don't want to go for a deal, اور جگہ جگہ حملے کی بھی انہوں نے کہہ دیا تھا ایران پر, جس کے بعد ہم نے حملے بھی دیکھے. اب دونوں اطراف ایک دوسرے پر الزام ضرور عائد کر رہے ہیں کہ MOU کے خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن کیا فل سکیل وار کے چانسز موجود ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج, اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ آج حملے نہیں ہوئے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوز آیا, ایک وقفہ آیا ہے. اور اس کی وقفے کی یہ وجہ ہے کہ خود ایران اور امریکہ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, اور پھر جو ثالث ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. پاکستان, قطر اور اس کے علاوہ مصر اور ترکی بھی جو متحرک, سعودی عرب بھی متحرک ہوئے. وہی جو ریجنل گروپ جس کو پاکستان نے یہاں کنوین کیا تھا پلس قطر, تو ان لوگوں نے جو ہے کوشش کی ہے اور امریکہ اور ایران کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جنگ آپ کے لیے بھی تباہ کن ہوگی, خطرناک ہوگی, تو اسے آپ مذاکرات کی طرف لوٹیں اور مفاہمتی یادداشت کو مسترد نہ کریں. اور میرا خیال ہے کہ اس کی سنوائی ہوئی ہے دونوں کیپٹلز میں. اور آپ صحیح کہہ رہی تھیں کہ جو یہ حملے ہوئے ہیں یہ بڑے سخت حملے تھے, لیکن آپ ان کا پس منظر دیکھیں کہ 2 وجوہات ہیں بنیادی طور پر, بلکہ 3. ایک جو ہے وہ یہ جو سارے کا سارا فیونرل ہو رہا تھا تو اس سے وہاں سے انتقام کی آوازیں آ رہی تھیں, اور صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی سخت بیانات دے رہے تھے, جس کی وجہ سے جو پہلے سے ان کا بہت ہی
नाजुक एतमाद है, मतलब वेरी डेलिकेट कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, वो बिल्कुल शैटर होने वाला था। और दूसरा जो है वो ये मैं समझता हूँ कि जो आबना हरमुज़ के बारे में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, या बल्कि मिस इंटरप्रिटेशन कह रहे हैं, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि जो आर्टिकल 5 ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जी ईरान समझता है कि इन 60 रोज़ों में वही पुराना निज़ाम चलता रहेगा, यानी मतलब है कि अमलदारी ईरान के पास होगी, ना कि ओमान के पास, या फिर ये कि यूनाइटेड नेशंस के पास होगी। सही। तो दूसरा ये था कि जो तीसरा फैक्टर है, यानी आपने हरमुज़ के अलावा सदर ट्रंप के ऊपर बहुत दबाव है, उनके ऊपर इसराइल की तरफ से दबाव है, और फिर जो है उनको जो है अपनी कंस्टिट्यूंसीज, अपने हलकों से जो इंतहा पसंद हलके की तरफ से दबाव है। वो सदर ट्रंप को ये कह रहे हैं, ताना दे रहे हैं कि आप बहुत वीक प्रेसिडेंट साबित हुए हैं, आपने ईरान को बहुत सी रियायतें दी हैं, ये मफाहमती यादाश्त इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। तो इस वजह से वो जो है उन्हें रद्द अमल का इजहार करना पड़ा। लेकिन दो डेवलपमेंट्स जो हैं वो बहुत मेरा ख्याल संगीन हैं जो इस पूरे तनासुर में। पहली जो है कि कल दिन को जब अमेरिका पहले हमले मुकम्मल कर चुका जो ईरान के साहिली इलाक़ों में, तो फिर उसके बाद वो दोबारा से लौटे और उन्होंने बुशैर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो एक सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके गिरद वो किया। और उन्होंने, ईरान ने जो है किस्म की न्यूक्लियर इमरजेंसी भी डिक्लेयर की कि भाई इसकी वजह से देखें कि इसमें ये भी हो सकता है ना कि उसके गिरदोनवा में भी हो, तो अगर वो धमाके इस किस्म के हों तो वहाँ ताबकारी हो सकती है, और वो सिर्फ ईरान का मसला नहीं रहता, वो सारी खत्ते का मसला बन जाता है। बेशक दूसरी जो डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उनको ये कहा है, और फॉक्स टेलीविज़न इसे बार बार नश्र करता है। फॉक्स टेलीविज़न आपको पता है कि वो अमेरिका के सदर की हिमायत करता है। सही। उन्होंने कहा है कि आपके कत्ल का एक मंसूबा बन चुका है और उसका शदीद ख़तरा है, क्योंकि जो ईरान ने बनाए, जो उनको ये बताया गया है, CNN ने भी कोट किया था ये। जी, इसमें ख़तरा ये है कि मुझे ये ख़तरा है कि कहीं हमला इसराइल करवा दे और इल्ज़ाम अगर ईरान के ऊपर धर दे, और जो फॉग ऑफ वॉर दोबारा से लौट आए और ये ना पता चले कि हमला किसने किया है, तो वो जंग जो बड़ी मुश्किल से बंद करवाई है खिलाफ वर्जियों के क़त्ल नज़र, तो वो फिर जो है एक बहुत ही तबाहकुन और एक आलमी जंग में और तवील जंग में तब्दील हो सकती है। और इसका ख़तरा है, लेकिन दिस इज़ आई वुड से वेरी कैरलेस ऑल्सो, इवन इफ इट इज़ कैलकुलेटेड, कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब, जो कि सिविल न्यूक्लियर है, वहाँ पर अगर आप धमाके करते हैं, और ख़ुद ईरान ने ये कहा कि ताबकारी के चांसेस हो सकते हैं, या वो एक अलर्ट सा जो जारी होता है, जब एक मुआहदे की डील में हैं, या जितना भी प्रेशर डले, तो ये इस तरह से नहीं नज़र आ रहा मसूद साहब कि ओके वी आर रेडी टू गो फॉर अ डील। ये ऐसा लग रहा है कि प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो हमले शुरू हो जाते हैं, और ज़ाहिर है कि फिर वो जवाब हमले चल रहे होते हैं, जिससे और फिर रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनमें डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या वाकई ये हल होने के करीब है भी कि नहीं? क्योंकि अभी जो रहबर की आज तदफीन हुई, उस पूरी फ्यूनरल से पहले, यानी इस पूरे वीक से पहले, जब आखिरी में मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में हुए थे, तो लगता तो यूँ था कि एवरीथिंग इज़ नाउ गुड, और हाँ कॉम्प्लेक्स ज़रूर हैं इशूज़, लेकिन बातचीत ज़रूर होगी और कोई ना कोई हल निकलेगा। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्रैजाइल है। जो फ्यूनरल हुई वो भी अमेरिका के लिए और सदर ट्रंप के लिए बाइस हैरत था, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी जो मैं लेटेस्ट आदाद व शुमार देख रहा था, तो उसके मुताबिक जो है कोई तकरीबन 4 करोड़ के लोग, 4 करोड़ से ज़्यादा जो है उस शामिल हुए। ये मेरा ख्याल है कि न सिर्फ पिछली और इस सदी का, बल्कि मेरा ख्याल है कि तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा है। दूसरी बात यह है कि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि हम तो हथियार बनाना नहीं चाहते, और ये हमने लिख के दिया हुआ है 2002 से 2003 से, और उसके बाद ये है कि हमने एक मुआहदा भी कर लिया था। लेकिन 2 न्यूक्लियर रियासतें, एक सुपर पावर जो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, और दूसरी जो है इसराइल, जो अनडिक्लेयर लेकिन सबको पता है कि वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, वो एक नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के ऊपर उन्होंने हमला किया है। अभी भी इसरार कर रहे हैं कि वो कोई जौहरी हथियार ना बनाए, वो नहीं बनाना चाहते। और जो NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो को किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। और साथ साथ ये है कि जब उनके
सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमले होते हैं तो वो उसका दिफा भी नहीं कर सकती, ना कोई उसमें कोई बयान जारी होता है, ना कोई उस पर तशवीश का इजहार किया जाता है। तो ये ईरान का नुक्ता नज़र है। उधर जो है उनके लिए एक किस्म का सियासी इम्पेरेटिव बन गया है सदर ट्रंप के लिए कि किसी तरीके से वो न्यूक्लियर डील करें, और वो न्यूक्लियर डील ओबामा डील जो सदर ओबामा के ज़माने में हुई थी उससे बेहतर हो। लिहाजा लेकिन उसमें एक और रुकावट ये डाली जा रही है वो कि अगर एतमाद की फ़िज़ा और भी ख़राब हो गई, लबनान के अलावा अगर इनके दरमियान एतमाद की फ़िज़ा और भी ख़राब हो गई तो उसकी वजह से जो वो जौहरी मुज़ाकरात का दोबारा सिलसिला जुड़ ही नहीं सकेगा, क्योंकि जो उसकी शिक्के हैं या जो उसके तकनीकी और कानूनी अमूर हैं उनके बारे में इन दोनों साइड्स को क्लैरिटी है कि कहाँ कहाँ हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो मसूद साहब एक चीज़ मुझे बताएगा कि देखिए इस वक्त फोकस हॉर्मूज बन गया है, ईरान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। वो बंद रखना चाहते हैं 60 दिन के लिए, वो खोलना चाहते हैं। इसमें कोई लचक आप आते देख रहे हैं? क्योंकि इंटरप्रिटेशन का मसला है, और ईरान ने तो उसको एक नथी भी किया है ना कि लबनान के अंदर आप इजराइल जो है वो फोर्सेस विड्रॉ भी हों, वहाँ जंग बंदी भी रहे। इसका हल आपको लगता है निकलते हुए हॉर्मूज का? देखिए, एक स्ट्रेटेजिक बुलेट ईरान के पास है, वो है हरमूज, और वो उससे दस्तबरदार नहीं होगा। उसको ये है कि कम से कम इन 60 दिन तक वो दस्तबरदार नहीं होगा जब तक इनके मुज़ाकरात होते। और इसमें लचक तब आ सकती है जब अमेरिका मान जाए कि हम इसे स्टेटस को कर देते हैं, कि मतलब है कि जूं की तूं सूरत हाल रखते हैं, और जो मुतबादल रास्ता इख्तियार किया जा रहा है जो कि ओमान के साहिल के करीब से गुजर रहा है, अगरचे वहाँ पानी इतना गहरा नहीं है, शैलो वाटर्स हैं, और वो कोई इतनी ज़्यादा जो है महफूज लेन नहीं है जो बरतानिया और फ्रांस और यूनाइटेड नेशंस जो है ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी तक अमल दरामद ना हो, और ये बाद में ईरान और ओमान और उसके बाद साहिली रियासतें मिलकर ये फैसला करेंगे क्या होगा। दूसरा ये आपने लबनान का जिक्र किया, तो वो एक ऐसा मोहरा जो है वो इसराइल के हाथ में है। उसे ये पता है कि ईरान के लिए ये एक रेड लाइन है, तो वो जब चाहे वहाँ जो है एस्केलेट करके ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को डिरेल कर सकता है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अभी उन्होंने 608 मुरबा किलोमीटर इलाके के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, अगरचे वो लबनान की हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, अपनी फ़ौज के इनखला के लिए तैयार नहीं है, और हर रोज़ आज भी उन्होंने जो है यानी मतलब ये जो थर्सडे और फ्राइडे की दरमियानी शब, वो थर्सडे के आखिर लास्ट पार्ट और आज पूरी सुबह जो है वो बमबारी करते रहे। उन्होंने वहाँ मतलब जो बस्तियाँ हैं, जो आबादियाँ हैं, उनको जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं, मसाजिद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और फिर ये है कि जो जिन इलाकों के ऊपर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ जो इनका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ लेबनीज आर्म्ड फोर्सेस ने आना था, उनको सो कॉल्ड रेड जोन्स कहते हैं। तो वो रेड जोन्स का इलाका भी खाली नहीं कर रहा कि लबनानी फौज जो है वो वहाँ अपना इख्तियार संभाल ले। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो इन पूरे के पूरे प्रोसेस को जो है वो यानी मतलब है एक किस्म का जो है सबताज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद खान साहब। ये इश्यूज़ बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। अब देखना है कि जो डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान और रीजन के दीगर ममालिक कर रहे हैं, क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान और अमेरिका को एक बार फिर लाने में कामयाब होते हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।